ठीक है, तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 1 अक्टूबर 2022 को। यानी आज जो है आप लोगों के लिए 29 सितंबर है, यानी 2 दिन के बाद 1 अक्टूबर आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, है ना। ये आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। और आज के समय में ही, यानी आज मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों के जो है एडमिट कार्ड शो हो रहे थे, यानी सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग जो है अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र निकाल के रख लीजिए फ़ोटोकॉपी। ज़रूरी ये नहीं है कि कलर प्रिंट आउट निकालें आप, ठीक, ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं आप सभी लोग। और एक आधार कार्ड का अगर फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। यदि आप ओरिजिनल ले जाना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल भी साथ में लेके जाइएगा, लेकिन ध्यान से उसको लेते आइएगा घर पर, है ना। वो आपका एक प्रकार से पहचान पत्र बताता है, आपका आइडेंटिटी बताएगी आपकी आधार कार्ड। और आप 2 फ़ोटो लेके जाइएगा आप लोग। अगर आपके जो प्रवेश पत्र पर जो फ़ोटो है अगर वही आपके पास है तो 2 ले लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास दूसरा भी फ़ोटो है तो आप उसे भी साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। और एक आप पेन ले लीजिएगा, वो ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, यानी पेन के ऊपर कोई अगर लेबल लगा हुआ है तो उसको आप क्या करिए, निकाल दीजिए लेबल को, ठीक है, पेन के पीछे। तो ट्रांसपेरेंट वाली पेन ले लीजिएगा। और आप ट्रांसपेरेंट का ही एक पानी पीने के लिए यानी बोतल एक ले लीजिएगा, उस पे से भी लेबल आप हटा दीजिएगा। 10-5 रुपये का मिलता है हैंड सैनिटाइज़र, आप उसे भी रख लीजिएगा। और कान में हो या हाथ में या गले में यदि आप कोई चैन या रिंग वगैरह पहने हैं या कोई कुंडल वगैरह पहने हैं तो आप उसे निकाल दीजिएगा, ठीक है। एक प्रकार से सिंपल वे में जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को आप सभी लोग करिएगा। और 1 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में है, आप लोग जो है वहाँ पर आधे 1 घंटा पहले ही जाके पहुँच जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एंट्री लेते समय, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से इस चीज़ों को आप प्राप्त कर सकें, ठीक। आपकी एंट्री हो जाएगी, हालांकि आधा 1 घंटा 45 मिनट पहले ही एंट्री हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और अभी कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। और हाँ चलेगा, आपका अगर वोटर आईडी है आप उसे लेके जाना चाहते हैं तो आप उसे लेके चले जाइए। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड लेके चले जाइए। डीएल अगर आपके पास है तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके चले जाइए, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में कोई ज़रूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लेके जाइए आप, ठीक है। आपके सर मतलब क्या है ना, कभी कभी मायके के नाम से अपन फॉर्म भरते और आधार पे ससुराल नहीं, आपका नाम वहाँ पे आपके नाम को बताया जाएगा, है ना, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं, आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से ही आपको पहचाना जाएगा, चिन्हा जाएगा उसमें कि आप ही वो कौन है, ठीक है। वो चीज़ें आपको बेसिकली देखी जाएगी, ठीक है। तो माइक वगैरह कुछ नहीं, केवल आप अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रख लीजिए, या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लीजिए आप, पैन कार्ड भी चलता है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद जस्ट थोड़ी सी टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कुछ प्रश्न रह गए हैं और ये पार्ट आप लोगों का आज लास्ट है, जो 2 दिसंबर 2019 में पूछा गया था। हालांकि मैंने सारे प्रश्न यानी सारे पेपर मैंने करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है और ये प्रश्न है, एकल खंड संदर्भ लेखन का प्रलेख शैली का क्रमानुसार लगाइए। देखिए प्रश्न को आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप सभी लोगों को, और तब जाके आप सभी लोग उसका जवाब देंगे, ठीक है। प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करेंगे, प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो गलती होगी आप लोग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले तो लेखक का नाम आएगा, फिर रचना का शीर्षक होगा, फिर अगर हम बात करें तो प्रकाशन का स्थान और तिथि होती है, और ये रिसर्च का पार्ट के क्वेश्चंस दिया गया है। फिर लास्ट में आपका पृष्ठ सम्मिलित होता है, एक प्रकार से पृष्ठ संख्याकन भी होता है, उसी को बोला जाता है, यानी नंबर डालते हैं हम। तो ये एक, जब कोई रिसर्चर संदर्भ लेखन के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रलेखन की शैली बनाता है तो वो इस तरीके से बनाता है, जो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है। प्रारंभ में आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों के पास इग्नू की बुक होगी तो आप MSWE 005 करके आती है, जो रिसर्च से संबंधित है, अनुसंधान का। साफ शब्दों में उसमें लिखा गया है कि आपका प्रारंभ में लेखक का नाम होगा, और उसके अंतर्गत जो है मुख्य पृष्ठ होती है, दूसरा कवर होता है, पावतियाँ होती है, विषय वस्तु होती है, तालिका होती है, इतनी सारी चीज़ें जो है शामिल की गई हैं। वहीं अगर हम दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं तो जो मुख्य रूप, उसको मुख्य भाग बोला जाता है, तो उसमें उसके बाद प्रस्तावना आता है, आपका साहित्य समीक्षा आती है, और उसके बाद शोध की रूपरेखा आती है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण आता है, फिर निष्कर्ष, फिर सारांश आता है।
और अंत में अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठ संख्यांकन आता है, जिसको आप संदर्भ या ग्रंथ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, सूची संदर्भ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, संलग्नक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है यही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक प्रश्न हम लोग लेंगे। देखिए बाय द वे, मान लीजिए इस बार ये ट्रेंड चला गया है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये यूजीसी नेट के बारे में। अभी लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन 2021 में भी यही प्रश्न आया था, हो सकता है 2022 में भी आ जाए। तो निम्नलिखित में से विकासवादी क्रमानुसार जो है समाजकारी का जो व्यवसाय की प्रक्रिया बनाई गई है वो 4 केंद्रीय अवस्थाओं के रूप में बनाई गई है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सभी लोग कि वर्ष को लेकर ना समझें कि एग्जैक्ट वर्ष कब कौन आया कैसे आया, ऐसे कुछ नहीं आती प्रक्रिया। बाकी आपने यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया तो बेटर है। ये पहले आप कॉमन सेंस का व्यवसाय समाज कार्य की जो उत्पत्ति हुआ, उद्भव हुआ, वो किस रूप में हुआ समाज कार्य में, तो 4 ऐसी अवस्थाओं के रूप में देखा गया है। एक तो दान अवस्था के रूप में देखा गया, ये स्टेजेस हैं, है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो एक कल्याण के स्टेजेस में देखा गया, और एक विकास के रूप में देखा गया, एक सशक्तिकरण के रूप में देखा गया। यही आप देखो, पहले शुरुआत में दान की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, दान के बाद लोगों को कल्याण, निर्धनता के बाद COS की बात करते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की, चाहे आप 1869 की बात करें या 1877 की बात करें, उन सभी चीज़ों में पहली प्रक्रिया जो दान दी गई थी, दूसरी कल्याण की बात थी। और वो धीरे धीरे जब कोई काम करते हैं तो आप डेवलप पर आते हैं, विकास की प्रक्रिया आती है, और विकास की 10 पश्चात अगर हम बात करें तत्पश्चात तो सशक्तिकरण की बात होती है। ये चाहे आप महिला के परिप्रेक्ष्य से ले रहे हैं, चाहे आप पुरुषों के परिप्रेक्ष्य से ले रहे हैं, चाहे आप बालक के परिप्रेक्ष्य से ले रहे हैं, चाहे आप बालिका के परिप्रेक्ष्य से ले रहे हैं, ये सभी परिप्रेक्ष्य से बात किया जाए, दृष्टिकोण से बात किया जाए तो ये सत्य माना जाता है। लास्ट की जो पॉइंट हमारी बनती है आधुनिक समय की, वो सशक्तिकरण की बनती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3rd वाला है यही आपका करेक्ट रहेगा। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नों पर लेकर, जो दिए गए हैं 2 कथन, एक है अभिकथन के नाम से जाना जाता है, दूसरा तर्क के नाम से जाना जाता है। जिसको अभिकथन को A से रिप्रेजेंट होता है, तर्क R से रिप्रेजेंट होता है। अभिकथन कहता है कि पर्यवेक्षण हमेशा विगत अनुभव के रूप में लेता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके सामने, है ना। क्या पर्यवेक्षण हमेशा विगत अनुभव के रूप में लेता है? विगत का मतलब होता है पास्ट, पास्ट का मतलब होता है पिछले, यानी भूतकाल की बातें सारी चीज़ें की जा रही है, पीछे समय की बातें कही जा रही हैं आप लोगों से। सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल ये कथन आपका सही है कि जो पर्यवेक्षण होता है हमेशा विगत अनुभव से ही लिया जाता है। सोशल वर्क में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आप सत्य लगाइएगा। वहीं बात करें कि एक बालक का जो व्यवहार होता है उसके पारिवारिक पर्यावरण से ग्रहण करता है क्या कोई बालक अपने परिवार से ही बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, आचार संहिता होती है, नियम होता है, मानदंड होता है जो पारिवारिक पर्यावरण से ही ग्रहण करता है। बिल्कुल कथन ये भी सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन में बात करें तो व्याख्या वाला नहीं दिया गया है, केवल कहा है कि नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनको सही विकल्प में चुनना है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप 3rd देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर A और R दोनों के दोनों सत्य कथन है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर लेकर चर्चा करते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रुप में मैसेज छोड़ता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा सभी। ठीक है, बात करते हैं अभिकथन में, अगर कि मानवाधिकार हमें अपने अंतर्भूत गुण, रुझान, प्रतिभा को व्यापक बनाने में सहायता करता है, तो क्या ये स्टेटमेंट आप सबके लिए सही रहेगा? सही है। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आप इस बात को बता रहे हैं कि मानवाधिकार हमें अपने अंतर्भूत गुण, रुझान और प्रतिभा की बात कर रहा है ना, तो यह स्टेटमेंट अगर हम बात करें व्यापक बनाने में सहायता देता है तो बिल्कुल यह 110% सही है। मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो पर्यावरण जितना अधिक खराब होता है, ठीक है, बात हो रही है पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में, मानवाधिकार उतने ही अधिक सामान्य होते हैं और उनका विलोम भी सही है। क्या आप यहाँ पे कहना उचित समझेंगे? ये भी सही है, स्टेटमेंट सही है। पहले यहाँ पे आप सभी लोग ये बात को समझने की कोशिश करिए, मानवाधिकार होता क्या है। आप जानते हैं भली भांति तरीके से कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। आप दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार होता है।
जहाँ पे उसके गुण, रुझान और प्रतिभा को व्यापक बनाने में सहायता करता है। ये बात सत्य है। और वहीं दूसरी बात कहता है कि पर्यावरण जितना अधिक खराब होता है, मानवाधिकार उतना ही अधिक असामान्य भी होता है। और इसका विलोम भी सही है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही, बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है। क्या ये बातें दोनों एक हैं? नहीं, व्याख्या नहीं, एक नहीं है। बिल्कुल दोनों बातें एक नहीं, क्योंकि एक तरफ मानवाधिकार के मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं, जहाँ पे मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। परंतु दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वह एटमॉस्फेयर को रिलेट कर दे रहा है कि जितना खराब है उतना ही अच्छा भी होगा, और एक प्रकार से इसका विलोम के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके कॉन्सेप्ट को परिभाषित नहीं कर रहा है, दूसरी पॉइंट, इसलिए आर यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है ए का। तो ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न केवल समझेंगे तो मज़ा आएगा, यदि आप प्रश्न नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर यानी परसों आप सबका एग्ज़ाम है, इसलिए इसको ध्यान से सुनते जाइए। लास्ट टाइम आज मैं पेपर आप लोगों को करवा रहा हूँ, कल आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट लूँगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लूँगा जो समाज कार्य में पूछे जाते हैं, अभी भी लूँगा। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसी पर आधारित होगी, ठीक है। अपराध शास्त्र एक विज्ञान है। आप जानते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान है जहां अपराध का अध्ययन एक सामाजिक तथ्य के रूप में किया जाता है। आप बात को समझिए कि एक सामाजिक विज्ञान, आप ये भी कह सकते हो कि एक सोशल वर्क या समाज कार्य है, क्योंकि इसमें अपराध का अध्ययन एक सामाजिक तथ्य के रूप में किया जाता है। इसी वजह से अपराध जो शास्त्र है वो विज्ञान तो है ही है, जहां अपराध शास्त्र सामान्यीकरण करने वाले एक विज्ञान, क्योंकि इसके सिद्धांतों का निर्माण करना और सामान्य नियमों की खोज करने का प्रयास किया जाता है, सामान्य नियमों का खोज करने की बात करता है। तो मैं अगर आपसे बात करूं, समकालीन अपराध विज्ञान एक विज्ञान के रूप में स्वयं की पहचान करता है, स्वयं की पहचान करता है। और आपको बता दूं, एक ऐसा विद्वान आया था जिसका नाम था जॉर्ज एल विल्कर। क्या नाम था उसका? जॉर्ज एल विल्कर। ये जो विद्वान था, इसका कहना था कि अपराध के, ध्यान समझिए, इसने अपराध विज्ञान को विज्ञान नहीं माना था, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अपराध के सार्वभौमिक प्रस्ताव की कमी के कारण अपराध विज्ञान संभवतः विज्ञान नहीं बन सकता और आपराधिक व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन असंभव है। और यह बात अपराध शास्त्र में एक विज्ञान के रूप में करने वाला कोई विद्वान था, तो उसका नाम था जॉर्ज एल विल्कर। जॉर्ज एल विल्कर। अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो। अच्छा, यहाँ पे आपने एक नाम लिया, लोम्ब्रोसो का नाम। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपराध शास्त्र अपराधी, अपराध और समाज द्वारा अपराध को कम करना और रोकने के लिए किए गए जो प्रयास का संपूर्ण अध्ययन होता है, वह सारी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? अपराध शास्त्र में। लेकिन अपराध शास्त्र के विषय में अगर किसी विद्वान ने सही तरीके से चर्चा किया है, उसका नाम है लोम्ब्रोसो इज द राइट आंसर। कि आधुनिक अपराध विज्ञान का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो उसका नाम है लोम्ब्रोसो। वह अपराध और आपराधिक और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से एक थे, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आपराधिक व्यवहार के बारे में लोम्ब्रोसो के जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का वर्चस्व के बारे में बताया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पहला पॉइंट, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या सत्य है या असत्य है? ये सही है, सही है। हाँ। अच्छा जी, ये सही है। बंदियों के व्यवहार की वैज्ञानिक रूप में जांच पड़ताल नहीं की जा सकती है, ये गलत है। इसलिए जब ये गलत हो गया तो आप ए सही और आर गलत ऑप्शन नंबर अगर आप देखें, सॉरी ए सही और आर गलत अगर आप देखें, ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर
थर्ड में मिल जाएगा। स्पष्ट हो रहा है सभी को ना? बोलते रहिएगा। नहीं बोल रहे भाई, क्या बात है हाँ सर, हो रहा है इसका। भाई? 2 दिन बचे हैं, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ आप लोग। 2 ही दिन की बात है बस, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा और अच्छी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे इस समय 2 दिन के समय में। बात करता हूँ अभिकथन के बारे में। अभिकथन आपके सामने है और तर्क भी आपके सामने है। पहले अभिकथन देखेंगे कि जीवन काल की मध्य अवस्था जिसकी सबसे कम गन्वेषण हुई थी, गन्वेषण की मतलब खोज हुई थी, शोध और खोज। हाँ, अब वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अधीन आ गई है। क्या ये जीवन काल का जो मध्य अवस्था है जिसकी सबसे कम खोज हुई है और वो वैज्ञानिक जांच पड़ताल के आज अधीन हो गई है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट सत्य है। यह ऐसी बात हमें देखने को मिली भी है। कारण ये था कि उस समय मानवतावाद पे आधारित हो गया था सोशल वर्क, और हमें समाज कार्य के दृष्टिकोण से सोचना है, ना कि हमें, अगर हम बात करें मनोविज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के रूप में ना सोचें, हम सोशल वर्क के रूप में सोचें। हालांकि दोनों एक ही बात है। अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं, दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, परंतु हमें 90% प्राथमिकता देनी है सोशल वर्क को। और जब प्राथमिकता देंगे तो लेन क्लार्क की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, तो वहां से आपकी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और वही पॉइंट यहां पे कहा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरी बात कहता है कि मध्यावस्था से संबंधित कुछ समस्याएं मनोवैज्ञानिकों का जो पहले से ही बच्चों में किशोर, युवा, वयस्क और वृद्धजनों संबंधी अध्ययन में लगे हैं, ध्यान आकृष्ट करने योग्य महत्वपूर्ण माना गया है। सही है। क्या ये बात भी सही है आप लोगों की? बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करें, एक तो मध्यावस्था की बात की कि जिसमें कम खोज हुई। कारण ये बताया गया कि कम जब खोज होगी तो बच्चों, किशोर, युवा, वयस्क और वृद्धजनों के संबंध में समस्याएं भी बनेंगी, और उन समस्याओं का अगर हम ध्यान आकृष्ट करने की ओर, एक ध्यान आकृष्ट करने का मतलब एक प्रकार से अगर हम उनके ऊपर अटेंशन दें तो उन्हें समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ सकते हैं। तो क्या आप इस बात को व्याख्या सहित आप सही मानेंगे या नहीं? व्याख्या है। बिल्कुल व्याख्या है। एक तरफ कम खोज, दूसरी तरफ समस्या, रीजन बता दिया, इस वजह से आपका ए आर दोनों सही है। और आपकी सही व्याख्या ऑप्शन नंबर देखेंगे तो थर्ड में मिल रहा है। बात को समझते चलिए। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने। कह रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें क्वेश्चन पर, तो कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों को अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यह बात सही मानते हो गलत? सही। जाहिर सी बात है, राष्ट्र के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति, असामाजिक तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसे इसी तरीके का दंड मिलना चाहिए, है ना? उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, है ना? तो ये पॉइंट आपका सही है। आतंकवादियों को अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? 110% सही है। व्याख्या हो। हाँ, व्याख्या यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है? तो इसलिए आप इसको भी सही माने, इसको भी सही माने, यानी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर पहला में आपका सही मिला होगा। बात करेंगे केवल जो है केयर गिविंग के बारे में। परिचर्या, आप इसके बारे में भी अच्छे तरीके से रूबरू होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सब लोगों से, है ना? ठीक है, याद रखिएगा केयर गिविंग। अब अगर हम केयर गिविंग के अकॉर्डिंग बात करें, को सर्वेक्षण की विषय वस्तु के रूप में चुनने को औचित्य का उल्लेख करना है आपको। सर, ये कोट वाला है क्या? कूट वाला नहीं, कूट वाला नहीं है, कूट वाला नहीं है, ठीक है? तो आप इसको क्या क्या जी आप हाँ सर, मुझे ये लग रहा है कि गद्यांश का है। ये गद्यांश का प्रश्न है। हाँ शायद। नीचे देखो ना, कहाँ नीचे? इसमें नीचे आप देखोगे ना क्वेश्चन, और कुछ तो समझ नहीं आ जाएगा।
अच्छा, गद्यांश नहीं है क्या इसमें? गद्यांश, गद्यांश का सार है सर, ये गद्यांश ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। ये गद्यांश का प्रश्न आ गया है आप लोगों के सामने। ये बेसिकली गद्यांश इसमें है नहीं, इस पेपर में शायद गद्यांश है नहीं, है ना? तो आप लोग कर लोगे गद्यांश? हाँ, गद्यांश करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, गद्यांश कर लोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ये पेपर था 2 दिसंबर 2019 का समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्र, ये 100 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे किया डन, कई पार्ट में, यानी 4 पार्ट बने हैं आप लोगों के, ये हो गया आपका डन। तो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मैंने अभी आप लोगों से बताया था कि कुछ, एक, मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ।